आप राम मंदिर बनने पे खुश हुए, मैं इसको दो तरीके से देखता हूं। राम मंदिर खुश है, आप अच्छी बात है, राम मंदिर बन गया आपका। तो राम मंदिर क्या था भाई? हिंदुओं का था, ऐसा था क्या? आप उसको देखते होंगे, पूजा का केंद्र है, हिंदुओं का था, पूजा नहीं होती थी, भगवान, ये तमाम तर्क आपके हैं, मैं इस पर डिबेट नहीं कर रहा। लेकिन भगवान राम का मंदिर सनातनी हिंदू सभ्यता के आस्था का केंद्र था। मैं दोनों तरफ आपको ले जाना चाहता हूं ताकि आप कंपैरिजन करें कि आप कहां खड़े हैं। आपने आस्था के लिए लड़ाई लड़ी इतने साल तक, 500 साल से लड़ाई लड़ी गई कि यह आस्था का केंद्र स्थापित हो जाए आपका। लेकिन भारत आस्था के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र भी था। लेकिन एक इस्लामिक आताताई ने राम मंदिर ध्वस्त करके आपकी आस्था पे चोट पहुंचाई। लेकिन किसी डिस्कोर्स में यह बात नहीं आई कि जब हम ज्ञान के केंद्र कहलाते हैं, जब पूरी दुनिया में विश्वविद्यालय नाम का शब्द ही नहीं था। आज अगर ये पता होता अपने बच्चों को तो आप बताते कि ये जो बने हैं, ये ऑक्सफोर्ड है, ये फलानी है, ये ढिमाकी है, ये कल की पैदा हुई विश्वविद्यालय हैं। उस समय जब कोई जहाज नहीं था, कुछ नहीं था, तब दुनिया के लोग विश्व के पहले विश्वविद्यालय नालंदा में आते थे। और जो आए हैं, जिनका फलसफा है कि आसमान से किताब आई है, न रामलाल का वहां छापा खाना है, न कॉरियर है, लेकिन आई है। अब उनके इस तर्क के सामने यह है कि उस किताब के बाद दुनिया की हर किताब बेकार है, लिहाजा उनकी बीमारी है। ये जो अभी आज के बच्चों को, जो यहां बैठे होंगे 15, 20, 25 साल के बच्चे, वो अपनी आंखों के सामने देखें। मैं जो बता रहा हूं सब हो भी रहा है आपके सामने। जब कुछ लोगों को यह हो गया है कि इस किताब के बाद जरूरत ही नहीं है, हो सकता है हो ना जरूरत, उनके लिए ना हो। उन्होंने कहा सब जगह जहां जहां गए, इस मानसिकता ने नालंदा में जब आग लगाई तो 3 महीने तक आग लगी, इतनी किताबें थी। और वही बीमारी, नालंदा को जलाने वाली सोच खत्म नहीं हुई है। एक लड़के ने, वो शायद मुसलमान था, उससे कोई कुछ क्राइम हुआ तो फ्रांस की पुलिस ने उसके पीछे दौड़ी और वो नहीं रुका तो गोली चलाई और वो गोली उसको लग गई और वो मर गया। मैं यहां तक तो बात मानता हूं कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन पूरे फ्रांस के उस राजधानी में मुसलमानों ने उत्पात किया। ये भी यहां तक भी 400 साल पुरानी लाइब्रेरी में आग लगाई। ये बीमारी खत्म नहीं हुई है। तो नालंदा की पुनर्स्थापना जब आपके एमपी ने की तो आपको वो गर्व क्यों नहीं हुआ? और तब ताली नहीं बजाई तो अब बजाइए कि नालंदा को भी उसने इसलिए स्थापित किया कि आप ज्ञान के केंद्र को भी स्थापित कर रहे हैं, ताकि आपको गर्व हो कि ऑक्सफोर्ड नहीं थी, ये कैम्ब्रिज नहीं थी, हम तब भी थे और आज भी थे। इसलिए चीजें कैसे बदली जाती हैं उसको उस संदर्भ में देखेंगे तो ये छोटी छोटी चीजों से आप ऊपर उठ जाएंगे। इसलिए कई सारी चीजें हुई हैं और कई सारी हैं। मेरे इस डिस्कोर्स में एक ही बात है कि सच बोलना। इजराइल के कुछ पर्यटकों को, वो जो भाईजान हैं, उन्होंने मारा। अब हमारे भारतीय युवा वर्ग की जो प्रतिक्रिया है उसको तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन जो बाकी लोगों का जो रिएक्शन है वो मेरे समझ से परे है। इजराइल ने न मीटिंग बुलाई, न नोटिस दिया, न ये पूछा ये ऐसा क्यों वैसा क्यों। उसको पता था ये गाजा पट्टी में रहने वाले ये पागल जो हैं, इन्होंने उसके पर्यटकों को मारा है। दुनिया में कहीं सैंक्शन नहीं लिया उसने, और तब तक बम बरसाए कि वो गाजा पट्टी जब तक गजक पट्टी नहीं हो गई। उसके पीछे 95 लाख लोगों ने ये सवाल नहीं पूछा, अब बस करो, मानवता का ध्यान रखो, ये नहीं पूछा। ये बदलाव क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण आपको बताना चाहता हूं मैं। हम इजराइल की बहुत तारीफ करते हैं, वो लोग बहुत महान लोग हैं, ऐसा नहीं है।
कि कैसे लोग हैं जो हम अपने बारे में नहीं जानते, वो आपके बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं। यह घटना किसी हमारे यहां स्कूल की किताब में नहीं पढ़ाई जाती। उसमें तो यही पढ़ाया जाता है ना, इनके कितने बेटे थे, उनके कितने बेटे थे, फिर वो कितने प्रधानमंत्री बने, इतने प्रधानमंत्री बने। ये बात नहीं पढ़ाई जाती। 23 सितंबर 1918 की घटना किसी को याद है? मैं बार बार उसी भाव में ले जाना चाहता हूं आपको। 23 सितंबर 1918 ऑटोनोम एम्पायर, बहुत बड़ी एम्पायर थी। इजराइल का एक छोटा सा पोर्ट था, ऑटोनोम एम्पायर ने उस पर कब्जा कर लिया था और उस पोर्ट का नाम था हाइफा। सब लोग उसे हाइफा के नाम से जानते हैं। बात बहुत छोटी है, लेकिन कितनी बड़ी बात है। ब्रिटिश इंडिया की तरफ से भारत की 3 कैवलरीज गई हैं, जिसमें हैदराबाद थी, जोधपुर थी और मैसूर लांसर। इस कैवलरीज के लोगों को ये गए और हमारी इन सेनाओं की टुकड़ी ने ऑटोनोम एम्पायर को उस समय हराया और हाइफा शहर को आजाद कराया। हम वापस आ गए। हमारी आंखों के सामने चीजें होती हैं, हम पूछना नहीं चाहते, बस निकल जाते हैं। जब भी दिल्ली जाएं, आपके साथ कोई बेटा बेटी हो तो 3 मूर्ति पे जो 3 मूर्तियां लगी हुई हैं, इन्हीं हैदराबाद, जोधपुर, मैसूर, लांसर के फौजियों की एक एक तस्वीर लगी हुई। हमने ये किया कि 3 मूर्ति में, जहां चचा जान को रहने का बड़ा शौक था, अपने अलावा उन्होंने किसी को रहने नहीं दिया 3 मूर्ति में, उसी के बाहर ये 3 मूर्ति जो लगी हुई हैं, ये उस शौर्य की कहानी गाती हैं। और आपके यहां का प्रधानमंत्री जब भी यहां से जाता था, ओह, इतना पागलपन और सेकुलरिज्म हमारे देश में घुसा हुआ था कि प्रधानमंत्री जाएगा अगर इजराइल, पहले तो जा नहीं सकता क्योंकि यहां वाले भाईजान और वहां वाले भाईजान ही नाराज हो जाएंगे, तो जाता ही नहीं था। तो जाता था तो बीच में फलस्तीन जरूर जाता था, और जब तक फलस्तीन नहीं जाएगा तब तक इजराइल नहीं जा सकता था। आप बदलाव नहीं समझना चाह रहे हैं। 2014 के बाद इजराइल की 2 यात्रा हुई। यहां से सीधे उड़ा, फलस्तीन की तरफ देखा भी नहीं और इजराइल में उतरा। यह मैसेज है उन लोगों के लिए जो दुकानें चला रहे हैं। तब लोगों को उससे पहले यह बात नहीं पता थी कि इजराइल ने उस 1918 की घटना के बाद, यह हमारे यहां नहीं बताई गई, यह बहुत साल पहले हो गया था, कोई 30-40 साल पहले हुआ, लेकिन तभी तक पता नहीं चला। इजराइल के देश की सत्ता ने हाइफा शहर की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की इन 3 कैवलरीज के शौर्य की कहानी किताबों में इंसर्ट, कोर्स में इंसर्ट की गई, और उस दिन छुट्टी मनाई जाती है। इन 3 सेनाओं के शौर्य की कहानी वहां के कोर्स में पढ़ाई जाती है। इतना सब करने के बाद भी भाईजानों के इतने दबाव में थे, इंटरनली आउटरनली, इजराइल से हम संबंध नहीं रखेंगे, बहादुरों से नहीं, कायरों से रखोगे। इसी प्रधानमंत्री ने इजराइल गया, इजराइल के नेतन्याहू प्रधानमंत्री से मिला। तो सरकारों का एक प्रोटोकॉल होता है, आप भी कभी प्रधानमंत्री आपको बुला लें तो वो अपने ऑफिस में आपको बुलाएंगे, तो सुनेंगे आपकी, बोलेंगे नहीं कुछ, और तस्वीर खिंचा के आ जाएंगे, और वो सारी जितनी देर भी आप होगी वो अनंत काल के लिए रिकॉर्ड पे चला जाएगा। तो जो बातें रिकॉर्ड पे नहीं लानी होती हैं वो समुद्र में खड़े होकर दोनों कर रहे थे, घुटनों तक पैंट चढ़ा के नेतन्याहू और आपके नेतन्याहू दोनों वहीं बात कर रहे थे। क्यों रिकॉर्ड पे नहीं जानी, बात करके आए। इसको कहते हैं, देखिए, आप जब सिविलाइजेशन की लड़ाई की तरफ जाएंगे ना तो क्या बड़े काम होते हैं। वो गए, वहां सब कुछ किया, जो कुछ आपस में बात होनी थी वो हुई,
भारत आ गए, फिर नेतन्याहू को यहां बुलाया और सारे काम जितने ऑफिशियल थे होने के बाद उनकी उंगली पकड़ के 3 मूर्ति का चक्कर लगाया, उन्हें बताया हम ये हैं, याद है? और फिर उस 3 मूर्ति का नाम अब रखा गया है हाइफा 3 मूर्ति चौक। आपका बच्चा जब ये पूछेगा ये हाइफा क्या है, तब ये शौर की कहानी आप बताएंगे, तो ना पिता को पता है ना मां को पता है, तो बच्चा को पता कैसे चलेगा कि इजराइल हमारा क्या लगता है। आपका तो एक जनरल जिसने आपको पाकिस्तान से जीत दिलाई है, उसने कहा, क्या कहते हैं, इजरायलियों ने कहा कि आप हमारे यहां आके बस जाइए। वो इजरायली थे, उनकी बैकग्राउंड वही थी। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने बोला भारत मेरी मां है, मैं मां को छोड़ करके इजराइल में नहीं बसूंगा। यह भाव दुनिया के लोगों का है। और आपका भाव क्या है? भारत माता की जय। 2 चोटे आए, भारत माता को छोड़ के भाग गए आप लोग। चलती फिरती नहीं है, ये मिट्टी है। इसलिए 2 सगे भाइयों में 1 गज जमीन का झगड़ा तो हो जाए, ओ हो। हम तो ऐसी जगह पैदा हुए कि न कोई ज़मीन का मसला था, न कोई ज़मींदारी थी, नौकरी करते थे हमारे वाले साहब, रिटायर हो गए, हमको कोई पता ही नहीं आज तक। मैंने इतने किस्से सुनता हूँ मीडिया में 10, 15, 20 साल रहने के बाद। 2 भाइयों में, सगे भाइयों में 10 गज, 15 गज, 20 गज ज़मीन आज के पीछे हो जाए, घरों में मर्डर हो रहे हैं, 5-5 साल तक जुम्मन चल रहे हैं, भाइयों में चल रहे हैं, 20 साल केस चल रहे हैं। जिस जमीन से 2 सगे भाइयों के अंदर हत्याएं हो जाएं, उस देश के लोगों का मुझे इस पे खामोश रहने पे लगता है या तो हम बहुत महामक्कार हैं या बहुत डरपोक हैं। संसद में खुल के बात हो रही है, सड़कों पे हो रही है, हमें दुनिया की खबर है, अपने बारे में खबर नहीं है कि कैसे 1995 के अंदर ये हुआ और फिर 2013 में संसद में खुल्लम खुल्ला, उस समय लोकसभा टेलीविजन था, राज्यसभा टेलीविजन था और पार्लियामेंट का जो चैनल था उस पे लाइव कार्रवाई आती थी। पूरी कोशिश की कि सनातनी हिंदुओं देख लो, लेकिन आपको तो भाई सास भी कभी बहुएं देखने से फुर्सत ही नहीं मिली। इंटरटेनमेंट करिए, उसका कोई मनाही नहीं है, लेकिन कुछ समय तो दीजिए इस देश के सामने क्या चुनौती है। पूरी कार्रवाई हुई है, सबने देखी, आपने देखी नहीं, क्योंकि आपका एजेंडा नहीं है और आप उनसे लड़ रहे हो जिनका एजेंडा है। और अब यकायक चाहते हो कि बस अब तो 10 साल में राम राज्य कर दे और हम कुछ नहीं करेंगे। संसद में 2013 में जो वक्फ कानून आया, उस कानून के एक सेक्शन की चर्चा किसी ने नहीं की, न अपनी आंतरिक मीटिंगों में, न 5 घंटे के प्रवचन में। अनेक लोगों ने, अनेक पार्टियों में से किसी पार्टी का नेता तो करता भाई, कोई संगठन ही करता भाई। मेरा तो इतना ही कहना है कि लोगों के डिस्कोर्स में ले आते पब्लिक में, ये फिर तय करती कि वोट देना किस पे है। सेक्शन 40 ऑफ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है, वो 40 क्या कहते हैं, दुनिया में ये कहीं नहीं सुन सकते आप। किसी को बताओगे तो कोई मानेगा नहीं आप भारत के रहने वाले हैं, कोई नहीं मानेगा कि भगवान राम आपका आदर्श था, चाणक्य। हम इतने घटिया लोग हैं। सेक्शन 40 ऑफ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का एक सेक्शन था, वो मालूम है क्या था? संसद में पास हुआ, सबके सामने हुआ। वो सेक्शन ये कहता है कि अगर पूरे हिंदुस्तान के किसी कोने में छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए वो आदमी को रात ख्वाब में यह आए कि भारत की संसद जो है वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनी हुई है, उसे ये ख्वाब ही आ जाए, बस वो वहां से लिखेगा, दिल्ली के पार्लियामेंट थाने में एक अर्जी जाएगी, बंगाल में बैठे हुए एक मुसलमान जो कि वक्फ बोर्ड छोटा सा है उसका वो मेंबर है, और पार्लियामेंट के थाने में जाएगा और पार्लियामेंट के थाने का एसएचओ आएगा जो उसमें पास हुआ है। मैं उसका वर्बेटम बता रहा हूं आपको, मैं कुछ उसमें जोड़ नहीं रहा। वो थानेदार आएगा और पार्लियामेंट के गेट को जो खोलेगा उसको वो नोटिस पकड़ाएगा और कहेगा कि ये पार्लियामेंट वक्फ बोर्ड पे बनी हुई है। अब पूरा पार्लियामेंट कहेगा ये 200 साल पुरानी है, ये कागज है, ये बिल है, ये बिजली का बिल है। यही एक साधारण आदमी करेगा। बिल पास हुआ है कि जिसने वक्फ बोर्ड के क्लेम किया है
उसे कोई कागज नहीं दिखाने। जिसकी जमीन है उसके कागज की कोई वैधता नहीं है। और ये चला गया। और फिर आपसे क्या कहा है कि आपका सामान निकाल के बाहर फेंक देंगे। आप बाहर बैठ करके ना हाई कोर्ट जा सकते हो ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आप वक्फ बोर्ड के जो मेंबर हैं उनमें से 3 मुसलमान जो होंगे वो ट्राइब्यूनल के हेड होंगे, उनके सामने आपको अर्जी लगानी है। ताजमहल गया, दिल्ली गई, इस देश की लैंड एरिया, इस देश की भूमि, जिस भूमि पे 2 सगे भाई लड़ जाते हैं, महीनों महीनों सालों सालों जंगें हो जाती हैं, जिसे हम दिन भर इस मिट्टी को लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस मिट्टी के इसके देश के बारे में नहीं सोचा। सालों सालों तक किसी ने पूछा नहीं कि भारत की जो भारत भूमि है, जिसे हम नमन करते हैं, ये करते हैं, हम तो मंदिर बनाने से पहले इस मिट्टी को भी पूजते हैं। कभी ये चर्चा पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल किसी एनजीओ में होती है? तो 13 से आज कितने दिन हो गए, ये चर्चा नहीं हुई। चर्चा की तो बहुत सारे लोगों ने कहा ये भड़का रहा है। अगर ये भड़काना है तो मैं किसी और के बारे में नहीं जानता। मेरी ख्वाहिश है कि भड़काते भड़काते ही मरूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नौटंकी नहीं करूंगा कि भारत माता की जय भी करूंगा और भारत माता का सौदा हो जाए और मुझे पता भी हो तो बोलूंगा नहीं, और नहीं पता है तो ये फिर किसकी जिम्मेदारी है? ये मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, हर उस भारतीय की जिम्मेदारी है जो इस भारत को भारत माता कहता है। नहीं कोई बोला। भारत भूमि का जो सबसे बड़ा एरिया है, जो लैंड एरिया है, उसका सबसे बड़ा भूभाग रेलवे के पास है, उसके बाद डिफेंस फोर्सेस के पास है, उसके बाद तीसरे नंबर की भारत भूमि वक्फ बोर्ड के पास है, चौथे नंबर पर आप हैं और 5वें नंबर पर भाईजान जो 22 करोड़ रहते हैं वो एक अलग जमीन है। कहां है आपके पास? आप नमन करिए इस मिट्टी को, वो तो है ही नहीं आपकी। अब हटी है तो उसमें तमाम सारे पेच हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, एक कमजोर पहले नेता को किया, फिर वो दूसरों की बेसाबी की तरह इसको ले आया। अब लोग कह रहे हैं ये वाला कानून कब हटेगा? आपने तय किया होता तो ये एक ही दिन में समाप्त हो जाता। अब जिनसे उसको समर्थन लेना है उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं, इसलिए उसमें कई सारे क्लॉज ऐसे डाले हैं जिससे मैं इस बात से खुश हूं कि देश को पता चल गया, लेकिन बहुत कुछ उसमें है ऐसा जो अभी होना है, लेकिन शायद उतनी शक्ति नहीं है। इसलिए आपको तो सिर्फ 5 साल में सिर्फ 30 सेकंड के लिए जिताना था। आप बनारस के लोगों, आपने उसे कमजोर क्यों किया? ये अपने मुंह से सवाल पूछिए। आपने कमजोर किया, दिल्ली में कमजोर हो गया। अब चलते फिरते उससे लोग सवाल पूछ रहे हैं। हम 5 साल में 30 सेकंड के लिए सनातनी नहीं हुए। भारत माता की जय करके इस भूमि के प्रति हमने अपनी श्रद्धा नहीं दिखाई। हमने अपने अपने स्वार्थों के कारण उसे कमजोर कर दिया। अब आप कहते हैं ये भी हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। ये देश सेकुलर है, सेकुलर है, इसकी बहुत चिंता होती है। कभी कुछ पढ़ते नहीं हैं, कभी जानते नहीं है, इसलिए बोलते नहीं है। जिस सेकुलरिज्म को अंबेडकर ने रिजेक्ट किया, वो 24 साल के अंदर देश कम्युनल हो गया, और रातों रात के अंधेरे में जब सारे देश के बड़े बड़े लीडर इमरजेंसी में जेल के अंदर बंद थे, कोई नेता, कोई ब्यूरोक्रेट की बोलने की हिम्मत नहीं थी। बिना डिस्कशन के पार्लियामेंट में एक ही रात में खट से आपने पास कर दिया कि भारत का संविधान आज से सेकुलर होगा, सोशलिस्ट होगा। संविधान में एक डॉट बदलने के लिए पूरी संसद के दोनों हाउस की सहमति होना जरूरी है। लेकिन एक पार्टी को लगा कि हमारा एजेंडा कुछ और है, उसने कोई डिस्कशन अंदर बाहर हुआ ही नहीं। 90% नेता तो जेल में बंद थे। रातों रात भारत के संविधान के प्रियम्बल में सेकुलरिज्म, सोशलिज्म आ गया। मैं इसमें से भी रास्ता निकालता हूं। मेरे इस पूरे डिस्कोर्स में ये हो गया है तो मैं रोता कम हूं।
उसमें से मैं क्या रास्ता निकाल सकता हूं वो आपको बता रहा हूं।